हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग वैद्युत चालन से संबंधित अगला टॉपिक कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत चालन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बेसिक टर्म्स थे उनके बारे में पढ़ा था। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे थे वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आगे के जो भी डेरिवेशंस होंगे वो आपको समझने में आसानी हो जाए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला टॉपिक। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है अनुगमन वेग व विभवांतर में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, और जो पोटेंशियल डिफरेंट होता है इसको भी हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब दोनों के बीच हमको यानी वी डी और वी के बीच, स्मॉल वी डी और कैपिटल वी के बीच हमको क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम हम लोग यहाँ पे बनाए हैं। यहाँ पे हमने स्मॉल एल लंबाई का एक चालक लिया हुआ है और चालक के सिरों के बीच हमने वी वोल्ट की बैटरी यानी दोनों सिरों के बीच भी विभवांतर क्या हुआ है, स्थापित किया हुआ है। और जो इसका प्लस जो क्यू सिरा है उसको हमने बैटरी के धन ध्रुव से, और जो इसका पी सिरा है इसको बैटरी के ऋण ध्रुव से हमने जोड़ दिया। जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो ये धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होगी। अगर हम देखें तो ये वैद्युत क्षेत्र होगा, इसका परिमाण अगर निकालें तो चालक के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो माना ई है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, दोनों सिरों का विभवांतर बटे चालक की लंबाई यानी ई बराबर वी बटे स्मॉल एल। अब अगर हम देखें कि इसमें जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन यही जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे अप्लाई किया गया है इसी के अंतर्गत होंगे। और जब वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत जो भी चार्ज होंगे तो वो चार्ज क्या करेंगे, एक बल का अनुभव करेंगे। और उस बल की बात करें तो जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला वैद्युत बल होगा वो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा के गुणनफल के बराबर होगा, यानी यह बराबर ई कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई के बराबर होगा। अब अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अपना मास भी होगा, और वो मास क्या है, अगर स्मॉल एम हो तो हम जानते हैं कि अगर वो त्वरण की बात करें कि त्वरित होंगे क्या, जब जब ये बल लगेगा और ये पहले से ही क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी एक उष्मीय वेग यानी उनका जो उष्मीय वेग उससे क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, लेकिन वो अटरेंडम गति है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र अप्लाई होने के कारण वो क्या हो जाएगा, उनको वो धीरे धीरे आयनों से टकराते टकराते जो उनका वेग है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो जाता है, और उसके कारण वो क्या हो जाते हैं, त्वरित हो जाते हैं। तो अगर देखें हम कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कितना त्वरण होगा, तो त्वरण के लिए हम जानते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है, बल बटे द्रव्यमान, यानी ए बराबर एफ बटा एम। और अभी हमने ये जो बल है ये बल कौन सा होगा, तो वैद्युत बल होगा, और वैद्युत बल का मान रखें तो क्या हो जाएगा, स्मॉल कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई बटे स्मॉल एम, जहाँ पे एम क्या है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब अगर हम ई का मान अगर यहाँ से रखें, विभव के रूप में रखें, तो ई बराबर लिख सकते हैं वी बटा एल। तो ये जो त्वरण है, त्वरण का मान क्या हो जाएगा, वी इंटू स्मॉल ई बटा एल इंटू स्मॉल एम। अब अगर हम देखें तो होगा क्या, जब हम वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो जो जो इलेक्ट्रॉन है वो जो चालक है, चालक के आयनों से टकराएंगे, और टकराने के बाद अगर मान लिया जाए कि जब टकराएंगे तो दो टकरों बीच या दो क्रमागत टकरों के बीच का जो समय अंतराल क्या मान ले रहे हैं, हम टाउ मान ले रहे हैं। तो जब टाउ क्या है, समय अंतराल है, और वो त्वरण अगर देखें कि इलेक्ट्रॉन में जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, स्मॉल ए है, तो जो प्रत्येक टक्कर के बाद जो इलेक्ट्रॉन में जो वेग उत्पन्न होगा यानी जो वेग में वृद्धि होगी वो कितना होगी, तो वो होगी हमारा ए इंटू टाउ के, जहाँ पे टाउ क्या है, दो क्रमागत टकरों यानी इलेक्ट्रॉन का जो टक्कर हो रहा है आयन से, आयनों के बीच का जो समय अंतराल है। तो वही हमने लिखा कि टकरों के कारण इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि कितनी होगी, ए इंटू टाउ, जहाँ टाउ क्या है, टकरों के बीच का समय अंतराल है। अब अगर हम ये देखें कि किसी क्षण यानी जब कोई किसी मोमेंट में ऐसा हो जाए कि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थित हो, तो वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित जब होगा तो उस समय क्या होगा, उस जो इलेक्ट्रॉन है यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसके पास अपना उष्मीय वेग होगा, और जो उष्मीय वेग अगर ये मान ले रहे हैं कि क्या है, यू है, और टक्कर के बाद जो इलेक्ट्रॉन में जब हम उसके बीच क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र अप्लाई कर रहे हैं, तो टक्कर के बाद अगर टक्करों के बीच
टकरों के कारण जो उसमें वेग में वृद्धि हो रही है वो अल्फा इंटू टाउ है। तो जो इलेक्ट्रॉन पे, जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे जो नेट वेग में वृद्धि होगी वो कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के कुल वेग में u प्लस अल्फा ए इंटू टाउ के बराबर होगा, जहाँ पे u क्या है, और इलेक्ट्रॉन का उष्मीय वेग जब क्या था, वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित था, और ये क्या है, जब वैद्युत क्षेत्र लगाया गया तो वैद्युत क्षेत्र लगाने के कारण टक्कर के बाद क्या है, ये उसके वेग में वृद्धि है। अब अगर ऐसे ही हम ये मान लें कि ऐसा तो नहीं है कि मुझे चालक है, चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, जब बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि जो चालकों में कितने एन स्मॉल एन मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, तो एन इलेक्ट्रॉनों के लिए, सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर हम निकालें ये जो टोटल वेग होगा क्या होगा, मान लिया कि पहला इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन का जो उसमें वेग है u1 है, और उसके दो क्रमागत टकरों के बीच का जो समय अंतराल है वो क्या है, टाउ1 है। तो पहले का जो टोटल वेग हो जाएगा वो u1 प्लस ए इंटू टाउ1 होगा। ऐसे ही जो दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का कुल वेग कितना हो जाएगा, u2 प्लस ए इंटू टाउ2। ऐसे ही तीसरे के लिए हो जाएगा u3 प्लस ए इंटू टाउ3, और ऐसे ही nवें के लिए कितना हो जाएगा, un प्लस ए इंटू टाउ-n। जहाँ पे u क्या है, u हम उष्मीय वेग को, यानी जो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उष्मीय वेग है उसको दिखाए हैं, और अल्फा इंटू टाउ क्या है, टक्करों के बाद वेग में वृद्धि है। अब अगर हम जानते हैं कि ये जो टोटल जो वेग होता है, टोटल वेग का जो औसत होता है उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो अगर जितने ये इलेक्ट्रॉन है सबका क्या कर दें, हम जो वेग है सभी वेगों का औसत निकाल दें तो उससे हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की परिभाषा से वी बराबर क्या हो जाएगा, u1 प्लस ए इंटू टाउ1 प्लस u2 प्लस ए इंटू टाउ2। ऐसे ही nवें के लिए un प्लस ए इंटू टाउ-n, और औसत निकालने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सब में, सबसे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से सब में भाग कर देंगे। इस समीकरण को आगे लिखें तो लिख सकते हैं वी बराबर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un। मतलब हम इसको थोड़ा सा, जितने u हैं u को एक पास कर लिए, और जो बच रहा है उसके साथ देखें। तो अभी हम देख रहे थे कि जो a था, a सब में कॉमन था, तो a को हमने कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3, कहाँ तक, ये भी n तक, टाउ-n, और इसके भी नीचे क्या हो जाएगा, बटा स्मॉल n। अब अगर हम देखें कि u1 u2 u3 ये सब क्या है, जो n इलेक्ट्रॉन है, सभी n इलेक्ट्रॉनों का उष्मीय वेग का औसत है, और हम जानते हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो उष्मीय वेग का औसत होता है वो 0 के बराबर होता है। तो वी बराबर हो जाएगा, इसके जगह पे हम रख देंगे 0, और प्लस अगर हम ये मान लें कि जो ये टाउ1 टाउ2 टाउ3 ये डॉट डॉट n, यानी जो ये n मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो बीच के टकरों का जो औसत है वो कितना हो जाए, अगर टाउ हो जाए तो हम इसको, ये जो पूरा टोटल है ये औसत इनका टाउ हो जाए तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू टाउ। यानी वी बराबर क्या हो जाएगा, वी बराबर हो जाएगा ए इंटू टाउ। और अभी हमने जब देखा कि अभी हम ए का जो मान निकाले थे विभव के रूप में, तो वहाँ से अगर ए का मान अगर विभव के रूप में रखें तो वी बराबर हो जाएगा, वी बराबर इसके जगह पे हम रख देंगे वी स्मॉल ई टाउ बटा एल इंटू एम। तो भी यही हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध है, जहाँ पे वी क्या है, जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है सबका अनुगमन वेग है, और ये भी क्या है, चालक के सिरों के बीच जो हमने विभवांतर जो विभव लगाया है जो बैटरी उसका विभव है, और ई क्या है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित आवेश की मात्रा, टाउ क्या है, जो इलेक्ट्रॉनों का जो औसत क्रांति काल है ये है, और ये स्मॉल एल क्या है, चालक की लंबाई, और यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास। तो ये रहा हमारा वी और भी में संबंध, यानी अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध। ऐसे ही हम अगर वी और वैद्युत क्षेत्र में पूछें तो बस हम क्या करेंगे, लिख देंगे वी बराबर, ये हमारा जो v अपान एल है इसके जगह पे हम ई रख सकते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई इंटू टाउ बटा यम। तो ये क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र व ड्रिफ्ट वेलोसिटी में संबंध। ये हमारा रहा अनुगमन वेग और विभव में संबंध, ये रहा हमारा अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध।
जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। अभी हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध स्थापित किया हुआ है। अब हमको इस हेडिंग में हमको जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और जो करंट है उनके बीच रिलेशन स्थापित करना है। हम जानते हैं कि सबसे पहले कि जब भी हमको धारा ज्ञात करना होता है तो हमको वो जो चालक है, चालक में कितने आवेश क्या हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, पहले आवेश की मात्रा पता होनी चाहिए और समय। अगर आवेश की मात्रा और समय जब पता हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से वैद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो हम लोग पिछला डायग्राम बनाए थे उसी डायग्राम को एक बार फिर से नोटिस कर लें कि ये हमारा क्या था, स्मॉल एल लंबाई का कोई चालक है जिसके सिरों के बीच हमने V वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, और जो इसका Q सिरा है इसको हमने प्लस, जो बैटरी की प्लस ध्रुव है, धन ध्रुव है, उससे जोड़े हुए हैं, और जो P सिरा है उसको हमने ऋण पोल से जोड़ा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, Q से P की ओर होगा। अब अगर हम जब इसके पहले इलेक्ट्रॉन जो ऊष्मीय वेग से अटरैंडम गति करते हैं, लेकिन जैसे ही हम चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, तो सबसे पहले जो Q सिरे पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो बैटरी के धन ध्रुव की ओर आकर्षित हो जाएंगे, चले जाएंगे, और उनके बाद उनके पीछे वाले इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे क्रमागत। और वो किस वेग से जाएंगे, तो वो अनुगमन वेग से जाएंगे, यानी VD से जाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अगर ये मान लिया जाए कि थोड़ी देर के लिए कि ये P सिरे पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब हम लगा दिए हैं सेल, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उनको स्मॉल t समय लग रहा हो, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि माना P से Q सिरे तक, यानी P सिरे की मुक्त इलेक्ट्रॉनों को Q सिरे को पार करने में अगर लगने वाला जो समय है वो स्मॉल t है, तो स्मॉल t बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बटे वेग, यानी जो लंबाई कितना लंबाई इनको पार करना पड़ेगा, जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन P सिरे पे हैं तो उनको स्मॉल l यानी चालक की जो लंबाई है उतनी लंबाई क्या करनी पड़ेगी, पार करनी पड़ेगी दूरी। और ये क्या हो जाएगा, किस वेग से जाएंगे, तो अनुगमन वेग से जाएंगे, यानी स्मॉल t बराबर स्मॉल l अपन VD हो जाएगा। इसको हमने समीकरण 1 बना लिया। अब अगर हम ये मान लें कि जो ये चालक है, चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो, तो ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जब हम P सिरे के इलेक्ट्रॉन Q सिरे तक जाएंगे उस स्थिति में जितने भी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, सभी क्या हो जाएंगे, धन ध्रुव के पास पहुंच गए रहेंगे। तो वही हमने लिखा कि माना जो चालक के प्रति इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n हो, तो चालक के P सिरे से Q सिरे तक, यानी सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या उन आवेश कितना होगा, Q बराबर चालक का जो आयतन होगा, आयतन, और N इंटू E, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अगर आयतन की बात करें, चालक का आयतन, तो चालक का आयतन हमारा कैसा है, सिलेंडर के जैसा है। और सिलेंडर के लिए अगर ये मान लिया इसका जो परिच्छेद क्षेत्रफल है A है और इसकी जो लंबाई है L है, तो आयतन बराबर हो जाएगा परिच्छेद क्षेत्रफल इंटू लंबाई, यानी Q बराबर AL इंटू NE। इसको हमने समीकरण 2 बना लिया। अब हमको ज्ञात करना है वैद्युत धारा, और वैद्युत धारा की परिभाषा से हम जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। अब हमें आवेश भी पता चल गया और लगने वाला जो समय है वो भी पता चल गया कि यहाँ से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो कितना समय लगेगा और वो उनकी संख्या कितनी होगी, दोनों चीज़ पता चल गया। तो अब हम लिखेंगे चालक में बहने वाली धारा, तो धारा बराबर क्या, अगर धारा मान लिया I है तो I बराबर हो जाएगा Q बटा T। अब समीकरण 2 में देखें तो हमने Q का मान निकाला है और समीकरण 1 में हमने T का मान निकाला है। तो समीकरण 1 व 2 से I बराबर हमने Q का मान रख दिया ALNE और बटा T का मान हो गया L/VD। अब अगर हम देखें तो ऊपर भी L है और नीचे भी L है, यानी अंश और हर दोनों में L है, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, और ये हर में इसके हर के हर में है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी I बराबर हो जाएगा NEAVD। तो ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत धारा, और ये हो गया हमारा अनुगमन वेग। तो ये रहा हमारा वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है गतिशीलता, मोबिलिटी। अगर मोबिलिटी को हम परिभाषित करना चाहें तो लिख सकते हैं परिभाषा, आवेश वाहक के अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी व वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है।
अगर हम गणितीय रूप लिखें इसका तो म्यू बराबर यानी गतिशीलता बराबर हो जाएगा अनुगमन वेग बटे वैद्युत क्षेत्र, यानी म्यू बराबर वी बटा कैपिटल ई, जहाँ पे वी क्या है जो आवेश वाहक है उनका अनुगमन वेग है और ई क्या है कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र है। अगर हम यहाँ इसके गणितीय परिभाषा की बात करें कि गणितीय रूप से कैसे परिभाषित करेंगे तो हम ई को क्या कर लें एकांक मान लें, यानी ई बराबर यदि कितना हो जाए 1 वोल्ट प्रति मीटर हो जाए तो उस स्थिति में म्यू किसके बराबर हो जाएगा वी के बराबर हो जाएगा। और वहां से अगर गणितीय परिभाषा लिखें तो कह सकते हैं अर्थात किसी एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों की जो यानी आवेश वाहक का जो अनुगमन वेग होता है वही गतिशीलता कहलाता है। अब अगर हम गतिशीलता की ताप पे निर्भरता की बात करें तो हम जानते हैं गतिशीलता क्या होती है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब ताप के बढ़ने से गतिशीलता घटती है तथा ताप के घटने से गतिशीलता बढ़ती है। हम लोग अभी पढ़े हैं वी और टाउ के संबंध से अगर देखें तो क्या है म्यू समानुपाती होगा वी के और वी समानुपाती होता है टाउ के, यानी म्यू किसके समानुपाती हो गया टाउ के, यानी रिलैक्सेशन टाइम यानी जो श्रांति काल के क्या हो गया समानुपाती हो गया। मतलब श्रांति काल अगर बढ़ेगा तो मोबिलिटी बढ़ेगी और ये घटेगा तो ये घटेगी। अगर हम बात करें ये जो रिलैक्सेशन टाइम है श्रांति काल है वो ताप पे कैसे निर्भर करता है, तो हम जानते हैं जब किसी चालक को क्या करेंगे ताप देंगे, ताप उसके ताप में परिवर्तन करेंगे मतलब बढ़ाएंगे यानी उसको ऊर्जा देंगे, तो ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉनों का जो ऊष्मीय वेग है वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है। और जब ऊष्मीय वेग बढ़ जाएगा तो वो जो दोनों दो क्रमागत टकरे होंगी आयनों से उनके बीच जो समय लगेगा वो कम हो जाएगा, यानी जो शांति काल है वो घट जाएगा। ऊष्मा के ताप के देने से ताप बढ़ाने से जो टकरों के बीच का समय अंतराल है टाउ वो घटेगा, जब टाउ घटेगा तो ये क्या होगा ये भी घटेगा। इसका मतलब ताप के बढ़ाने से श्रांति काल घटेगा और श्रांति काल घटने से म्यू घटेगा। इसका मतलब ताप बढ़ाने से क्या होगा श्रांति ये जो गतिशीलता है वो घट जाएगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एक हमने वर्ड लिखा है आवेश वाहक। अगर आवेश वाहक की बात करें कि आवेश वाहक कौन होते हैं तो अगर हम चालक की बात करें तो हम लोग जानते हैं जो चालक होते हैं चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं आवेश वाहक होते हैं। जबकि अगर हम आयनित गैसों की बात करें तो जो आयनित गैसें होती हैं उनमें हमारे इलेक्ट्रॉन और जो धन आयन होते हैं वो दोनों होते हैं आवेश वाहक। यानी जो हम आयनित गैसों की बात करें तो आयनित गैसों में इलेक्ट्रॉन और धन आयन होते हैं, जबकि चालक में बात करें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे आवेश वाहक होते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनमें यानी जो वैद्युत अपघट्य होते हैं वैद्युत अपघट्य में धन आयन और ऋण आयन दोनों ही क्या होते हैं आवेश वाहक होते हैं। तो अर्धचालक की बात करें अर्धचालकों की बात करें हम तो जो अर्धचालक होते हैं अर्धचालक में पार्सली रूप से हमारे यानी आंशिक रूप से हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं और आंशिक रूप से ही हमारे जो होल्स होते हैं यानी जो कोटर्स होते हैं वो यानी होल्स कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों ही क्या होते हैं हमारे अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों ही आवेश वाहक का काम करते हैं आंशिक रूप से पार्शियल रूप से। जबकि चालक में केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन और जो हमारा जो आयनित गैसें होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन और धन आयन क्या होते हैं आवेश वाहक का काम करते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।